नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। वो 31 दिसंबर 2016 को रिटायर हो रहे आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को सर्जिकल स्ट्राइक्स का मास्टर माना जाता है। पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल PM हैरिस लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत के मुकाबले सीनियर थे, लेकिन सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को तरजीह दी। इससे पहले सन 1983 में लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा की वरीयता को भी नज़रअंदाज किया गया था। केंद्र सरकार का कहना है कि 26वें सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति ज़ाब्ते के तहत की गई है और उसमें भारत के सामने मौजूद चुनौतियों का ख्याल रखा गया है। उधर विपक्षी दलों ने बिपिन रावत की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि नियुक्ति में वरिष्ठता का ख्याल नहीं रखा गया। रावत की नियुक्ति का बचाव करते हुए सरकार ने जवाब दिया है कि निर्णय पूरी तरह से योग्यता के आधार पर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत पिछले साल म्यांमार में नगा आतंकवादियों के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद से ही प्रधानमंत्री की निगाहों में चढ़ गए थे। पाक अधिकृत कश्मीर में की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अपने लंबे करियर में उन्होंने पाकिस्तान सीमा के साथ साथ चीन सीमा पर भी लंबे समय तक काम किया है। सेना में अभी तक वरिष्ठता को ही वरीयता देते हुए सेनाध्यक्ष की घोषणा की जाती रही है। ऐसे में बिपिन रावत के नाम से ने सभी को हैरान कर दिया है। बिपिन रावत भले ही सह सेनाध्यक्ष यानी वाइस चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात हों, लेकिन पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और दक्षिण कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PM हैरिस सीनियरिटी में उनसे बड़े थे। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, सुरक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट मेजर जनरल अफसर करीम और मेजर जनरल अशोक के मेहता, प्रतिरक्षा मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार राहुल बेदी और साथ ही नौसेना प्रमुख पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं राज कादियान साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि नए सेनाध्यक्ष की जो नियुक्ति की घोषणा की गई है उसे आप किस रूप में देखते हैं और क्या जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो प्रोसेस अपनाया गया, उससे आप संतुष्ट हैं? कुर्बान अली जी, आर्मी एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। जो भी सिस्टम आप इख्तियार करें, चाहे आप सीनियरिटी का सिस्टम इख्तियार करें या सूटेबिलिटी का, दोनों के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ये अपना आपका नज़रिया है। मेरे नज़रिए में ये सही हुआ है। सरकार की अगर जिम्मेदारी है कि वो देश की सुरक्षा और सेनाओं की खुशहाली के जिम्मेदार हैं, तो उनके पास ये अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि सेना प्रमुख कौन हो। आप दोनों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग नहीं कर सकते जी। ये एक पैनल भेजा जाता है जिसको एक कमेटी एग्जामिन करती है। वो कमेटी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों मेंबर होते हैं। मैं समझता हूं और कोई कंसिडरेशन नहीं हुई होगी। जहां तक कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस का ताल्लुक है, जो आदमी लेफ्टिनेंट जनरल बनता है वो 5 बड़े सख्त सिलेक्शन बोर्ड के अंदर से गुजर के लेफ्टिनेंट जनरल बनता है। सब के सब लेफ्टिनेंट जनरल जो आर्मी कमांडर बने वो कॉम्पिटेंट हैं आर्मी चीफ का पद संभालने के लिए। फर्क उनमें होता है वो सिर्फ तजुर्बे का होता है। ये आजकल के जो हालात हैं, हमारे पश्चिमी सीमा बिल्कुल एक वॉयलेंट सीमा है। नॉर्थ ईस्ट में चाइना के साथ भी अनसेटल बॉर्डर है, वहाँ भी फ्रिक्शन होती रहती है। तो जाहिर है सरकार के जहन में ये बात रही होगी कि किस जनरल का तजुर्बा इन दोनों बातों में औरों से ज़्यादा है, और उस फैक्टर को देखते हुए उन्होंने जनरल रावत की नियुक्ति का ऐलान किया है। मैं इसको सही मानता हूं। इसमें कोई ठीक है राज कादियान साहब, आप रहे हमारे साथ। नजरिए की बात है कि आप कन्वेंशन आप रहे, हम आते हैं आपके पास। इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ गोवा से जुड़ गए हैं पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश साहब। अरुण प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नए सेना प्रमुख के रूप में जो नियुक्ति की गई है बिपिन रावत साहब की, कहा जा रहा है कि उसमें कुछ लोगों के ऊपर उनको तरजीह दी गई है, वरीयता का ख्याल नहीं रखा गया है। आप इस नियुक्ति को किस रूप में देखते हैं अरुण प्रकाश जी? जी, ये तो सरकार का हक है कि वो को चुने सेना प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को। ये बात ठीक है कि परंपरा रही है कि सीनियर मोस्ट को ज्यादातर चुना जाता है, क्योंकि उसमें
कोई कंट्रोवर्सी नहीं आती है। लेकिन ये कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ परंपरा है और सरकार को पूरा हक है कि वो जिसको समझे सबसे सूटेबल उसको चुने। पर इसमें एक दो खतरे हैं। एक तो ये है कि लोगों को ये उनके मन में एक आशंका आती है कि अगर पॉलिटिशियन चुन रहे हैं अपनी जजमेंट से तो वो किसी को फेवर दिखाएंगे। तो इस वजह से कोई नियम बनाने चाहिए। अगर आगे भी ऐसा होना है कि सीनियरिटी को इग्नोर किया जाएगा तो कोई नियम बनाने चाहिए जिससे कि एश्योरेंस हो फौज को कि भाई कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या फेवरेटिज्म नहीं दिखाया जाए जी। तो इसके अलावा सरकार को पूरा हक है कि जिसको वो सबसे सूटेबल समझे वो जनरल, एडमिरल, एयर मार्शल को चुन के सेना अध्यक्ष बनाए। ठीक है, एडमिरल अरुण प्रकाश आप रहे हमारे साथ। मैं दोबारा आऊँगा आपके पास में। मेजर जनरल अशोक मेहता साहब, अभी आपने सुना कि राज कादियान साहब और अरुण प्रकाश जी ने समर्थन किया है, लेकिन एडमिरल अरुण प्रकाश जी का ये कहना है कि इसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाने चाहिए। आपकी क्या? बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि आप उस दर्जे पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप 6 आर्मी कमांडर और एक आर्ट्रैक कमांडर और एक वाइस चीफ, इन सब के डॉसियर जो हैं एसीआर जहाँ पे उनके लिखित होती है वो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के पास पहुँचती है। तो मेरा सवाल ये उठता है कि ये सीनियरिटी, मैं सीनियरिटी को अंग्रेजी में कहते हैं ये टिरनी है। ये सीनियरिटी बहुत, इसमें हमारी फौजों में, हमारी मिलिट्री में बहुत ज़्यादा सीनियरिटी है और अगर हम उसको इस ऊंचे दर्जे पर नहीं सीनियरिटी को छोड़ सकते जी, तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनका जो उसमें प्रेरोगेटिव है, उनका जो हक है या ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं हो रहेगा। और सवाल दूसरा ये उठता है कि अगर सीनियरिटी के रोल से जाना है तो आप 6 बोर्ड किस लिए करना है? 6 डॉसियर या 7 डॉसियर क्यों भेज रहे हैं आप? तो एक ही डॉसियर भेजिए। तो आप इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में हूं मैं जी। और मैं चाहता हूं ये और होना चाहिए। और ये मेरा ख्याल में ये शक रहेगा कि आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, ठीक, उसको आप रोक नहीं सकते। और चाहे आप कोई क्राइटेरियन बना दें वो नहीं, लेकिन आपको आखिर में मेरिट, इस दर्जे पर आदमी का मेरिट, ठीक है, और आदमी का अनुभव और आदमी कहाँ कहाँ उसने आज का जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है उसको मद्देनजर रखनी चाहिए। इसलिए आज के दौर में जनरल बिपिन रावत का सिलेक्शन थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन ठीक है। ठीक, मैं आता हूँ आपके पास में। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और प्रतिरक्षा मामलों के जानकार राहुल बेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राहुल, आप इस नियुक्ति को बिपिन रावत साहब की कैसे देखते हैं, क्योंकि इसको लेकर के एक खासा विवाद उठ खड़ा हुआ है? देखिए, मैं तो ये जो आपके पहले स्पीकर थे, मेरा ख्याल जनरल मेहता थे जी, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वो कहते हैं कि ये डीप सिलेक्शन हो, क्योंकि हम हिंदुस्तान में आज हमने देखा है मेरिट एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है और ये सिफारिशें लगती हैं और मेरिट जो डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। ये पहले भी डीप सिलेक्शन की कोशिश की गई है एयरफोर्स में और नेवी में, और एक ही प्रिंसिपल अप्लाई करता है ये इनएफिशिएंट सिस्टम में, वो सीनियरिटी का है। तो मैं सोचता हूँ कि आप ये जो पॉलिटिकल प्रेशर और जो सिफारिशें लगती हैं और जो आपकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके ज़रिए प्रमोशन होती हैं, ये काफ़ी होती हैं, क्योंकि ये हम ऊंची ऊंची बातें तो कर लें जो परफेक्ट सोसाइटी में है, पर जो असलियत है जो वो कबूल करती है कि ये चीज़ें चलती हैं। तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो मेरे हिसाब में ही कामयाब होगा। दूसरी बात ये भी है कि जो ये जनरल बिपिन रावत एफिशिएंट होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं,
मगर जो आर्मी के बीच में जो दरार पड़ी है इनकी वेरियस आर्म्स में, जो इन्फेंट्री है, आर्मर है, आर्टिलरी है, नॉन फाइटिंग आर्म्स हैं, जो इसमें दरार पड़ी है, वो मैं सोचता हूँ और जो जिन लोगों से मैंने बात की है कि ये दरार जो है ये काफ़ी हद तक बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। और ये तीसरी मैं बात ये कहना चाहूँगा कि ये लोग सब जो जनरल रावत की प्रमोशन हुई है, ये सितंबर में उनको वाइस चीफ बनाया गया है और सितंबर से ही ये षड्यंत्र चालू हुआ है कि उनको ही चीफ बनाना था, क्योंकि अगर वो उनको जब वाइस चीफ बना के आगे लाए तो आर्मी में 10-10, 15-15 साल तक ये लोगों की प्लानिंग होती है कि ये रिटायर होंगे, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये उनका आईसी कमीशन नंबर है जी। तो ये सब जो कैलकुलेशंस हैं ये पिछले 3-4 महीने में की गई हैं। ठीक है, आप तो रहे मैं राहुल। सोचता हूँ कि हालांकि जनरल रावत जो हैं वो बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत काबिल जर्नैल हैं, मगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आगे तक चलेंगी और ये आगे फौज इसको भुगतेगी और इसका क्या एंड होगा ये तो आगे ही पता लगेगा। जी राहुल रहें आप, मैं आता हूं दोबारा आपके पास में। अफसर करीम साहब, आप इस नियुक्ति के बारे में क्या राय रखते हैं और जैसा अभी राहुल ने जिन बातों को उठाया है उनसे कितना सहमत है? आमतौर पर ये होता है कि 2 माह पहले आर्मी चीफ की घोषणा हो जाती है, लेकिन यहाँ 13 दिन पहले ही की गई, तो इसको लेकर के भी कुछ शक व शुबहात लोगों के जहनों में उठ रहे हैं। नहीं, सबसे पहले 13 दिन की, ये तो गवर्नमेंट की या तो इनकॉम्पिटेंस है या ब्यूरोक्रेटिक डिले है जी। तो इसको इतना कोई ज़्यादा नहीं कह सकते। कई और अपॉइंटमेंट भी इन्होंने बहुत लेट किए और किया ही नहीं कई दफ़ा, जी। तो ये उसी का एक हिस्सा है। सवाल ये है कि आर्मी चीफ का सिलेक्शन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक सीनियरिटी और एक मेरिट। क्योंकि अगर 5 डोसियर हैं वो इसीलिए मंगाए जाते हैं किसके मेरिट देखे जाए और शायद पॉलिटिकल कंसिडरेशन, उनका क्या इंक्लिनेशन है। कोई ऐसा आदमी वो नहीं सेलेक्ट करना चाहते जो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे बाद में। इसलिए इन कंपैरिजन, क्योंकि उस लेवल पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बिल्कुल बराबर होती है, आमतौर से सर्विस की प्रोफाइल भी बराबर होती है, क्योंकि वो एमएस ब्रांच पोस्ट करती है, अपने आप तो जाते नहीं है जी। तो हर जगह उनको जगह मिल जाती जब तक। तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन ज़रूर सामने आते हैं और हमेशा आए हैं। तो आप इस डीप सिलेक्शन को 2 हिस्सों में देखिए कि एक मेरिट और दूसरी पॉलिटिकल कंसिडरेशन। जो चीज़ भारी हो जाती है वो सामने आ जाती है। जी राज कादियान साहब, अभी जो बहस हुई और चर्चा हुई उसमें ये निकल कर के आया कि सीनियरिटी और मेरिट दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और लेकिन हमने ये देखा है कि भारत में आमतौर पे परंपरा 33 साल पहले एस.के. सिन्हा साहब का मामला था, उसके पहले सन 72 में पी.एस. भगत साहब का मामला हुआ था, और पहले शायद नेहरू जी के ज़माने में एक नियुक्ति हुई थी। अगर देखें तो पूरे हमारे 70 साल के आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह की मिसाल देखने को नहीं मिलती। आमतौर पर इस तरह की बातें पड़ोसी देशों से और जहाँ सैनिक तानाशाही रही है वहाँ से सुनने को मिलती हैं कि जहाँ पॉलिटिकल सत्ता जो है उसका टकराव होता है सेना से, तो वो बदलते रहते हैं, और पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन क्या, जैसा अरुण प्रकाश साहब कह रहे थे, एडमिरल अरुण प्रकाश, के क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया बनना चाहिए, कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए? देखिए, एडमिरल अरुण प्रकाश ने बोला है, वो उनकी राय है, वो अपने हद में सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट है, इसमें सरकार के पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यूं ही आप एक नियम बनाएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती। अगर अगली बार वो फिर उस नियम को बदलना चाहेंगे तो फिर विवाद उठेगा। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में तीसरे चीफ हैं जिनके अपॉइंटमेंट पर विवाद मीडिया में आया है। पहले विक्रम सिंह जब बने तो मीडिया में विवाद था कि इनकी तो सक्सेशन लाइन जनरल जे.जे. सिंह, बेबुनियाद वो आरोप लगे थे। जब जनरल सुहाग बने फिर आया था कि इनको तो वी.के. सिंह ने एक डिसिप्लिन बैन पर डाला था, वो कैसे बन गए। ये दुर्भाग्य की बात है। ये गवर्नमेंट का प्रोरेगेटिव होना चाहिए। अभी तक कोई मेरिट का सवाल नहीं है, सिर्फ ये है कि अगले चीफ गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम अपने 3 सबसे बड़े नेताओं पर यकीन नहीं करेंगे कि वो देश के हित में काम कर रहे हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे। फिर आप कोई भी नियम बनाओ, नियम तोड़ते जाएंगे। और ये सिर्फ भारत ही नहीं, अगर आप दुनिया की और डेमोक्रेसी, अमेरिका देख लो, आप जर्मनी देख लो, फ्रांस देख लो, वहाँ भी
सरकार का प्रेरोगेटिव होता है कि किसको नया चीफ बनाया जाए। चीफ का काम सिर्फ सेनाओं का नहीं, वो एक मैनेजर भी हैं, वो एक कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो सरकार से मिलाप रखते हैं जी। हमारे रिसेंट इतिहास में बड़ा दुर्भाग्य था कि एक सेना प्रमुख और सरकार के बीच में कन्फ्रंटेशन रही। सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसे आदमी को बनाए, तो वो उनका जो वर्किंग लेवल है, कंफर्ट लेवल है, चीफ को पॉलिटिशियन के साथ भी काम करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी, फाइनेंस के साथ भी, ये सब बातें देखते हुए तो सरकार के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप जो ही आप नियम से बांधेंगे सरकार को, तो फिर वही विवाद आएगा। जी। एडमिरल अरुण प्रकाश साहब, आपने सुना अभी राज कादियान साहब ने जो कहा, और साथ ही साथ मैं यहाँ आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा कि एक बहस पिछले 2-3 दिनों से चल रही है कि क्या सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, क्या इसे होते दे रहना चाहिए, और इसको लेकर के जो राजनीतिक टीका टिप्पणी हो रही है उसे आप कितना जायज़ मानते हैं? सेना का पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो बहुत गलत काम कर रही हैं कि हर मुद्दे को पॉलिटिकल उसमें लाके उस पर बहस करना बिल्कुल गलत बात है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या आर्मी चीफ की बात हो, उसको पॉलिटिकल फुटबॉल बनाना, ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत गलत काम कर रही हैं और उससे आर्म फोर्सेस को बहुत डैमेज हो सकता है। तो जैसे कादियान साहब ने कहा, ये हर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल डिसीजन होता है। जैसे जर्मन वो था एक स्ट्रेटेजिस्ट क्लाउजविट्ज, फॉन क्लाउजविट्ज, उसने कहा था कि ये लड़ाई जंग है, वॉर इज ए एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, व्हिच इज फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो अगर जंग जो है उसका पॉलिटिकल बेस फाउंडेशन होना चाहिए, तो पॉलिटिशियन को हक है कि वो अपने जनरल को चुने और एक्टिविटीज को गाइड करें। असल में इस देश में पॉलिटिकल गाइडेंस की कमी है, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना उनको दिलचस्पी है और ना उनको नॉलेज है वॉरफेयर की, नेशनल स्ट्रेटेजी की। तो पॉलिटिशियंस को और भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आर्म फोर्सेस की पॉलिटिसाइजेशन नहीं करनी चाहिए और इतना भरोसा होना चाहिए कि जो 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल या वाइस एडमिरल बन जाएगा वो भीख मांगता नहीं फिरेगा, वो अपने मेरिट पे एक्सपेक्ट करेगा कि जो उसको ड्यू है वो मिलेगा। जी। ये बेदी साहब का ये कहना कि एक तो दरार पड़ेगी और लोग फेवर मांगेंगे, ये गलत बात है। श्योरली वी हैव एनफ ऑनरेबल पीपल अमंगस्ट अस टू कीप देयर डिग्निटी एंड वेट फॉर व्हाट दे डिजर्व ऑन मेरिट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एडमिरल अरुण प्रकाश साहब गोवा से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। राहुल बेदी साहब, अभी आपने सुना कि एडमिरल अरुण प्रकाश साहब और राज कादियान साहब ने ये जो राजनीतिकरण की बात हो रही है सेना की, और इसको लेकर के जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये हम ऊंची ऊंची बातें तो करते हैं कि जो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट शुड बी, व्हाट नीड्स टू बी, व्हाट ऑट टू बी, बट जो हकीकत है वो हम देख नहीं रहे। एडमिरल प्रकाश साहब ने भी कहा है कि पॉलिटिसाइजेशन होती है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसका पॉलिटिसाइजेशन हुआ, उसका फुटबॉल बनाया और पॉलिटिशियंस ने उसको आगे चलाया। तो ये तो हकीकत है। तो ये हमको ये इन्वायरमेंट जो आर्मी में कहते हैं या मिलिट्री में कहते हैं, ये इन्वायरमेंट जो है हमको फौज को और हमको ये मैनेज करनी पड़ेगी, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। मगर ये पहले हम इसको कबूल कर लें कि ये रियलिटी है, ये एग्जिस्ट करता है। तो जो मैं आपसे पहले अर्ज किया है कि ये जो बातचीत चल रही है आजकल फौज में, वो वेरियस आर्म्स में जो इन्फेंट्री है और आर्मर है उसमें जो बात चल रही है, ये हकीकत है, ये असलियत है, ये मैं कोई इसको फिक्शन नहीं मानता। तो ये पॉलिटिसाइजेशन जो है और ये जो प्रॉब्लम है ये रियल है और इसका हमें पहले एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा और फिर इससे डील करना पड़ेगा। ठीक। मेजर जनरल अशोक मेहता साहब, ये खबरें भी आ रही हैं कि साहब एक उत्तराखंड कनेक्शन है इस अपॉइंटमेंट को लेकर के, वहाँ चुनाव भी होने वाले हैं और लोग उसको भी जोड़ करके इसमें देख रहे हैं। ये कितना आपकी नज़र में सही है? देखिए, ये हमारी मीडिया का क्रिएटिविटी है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ लेना
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोवल का नाम लिया जा रहा है, वो उत्तराखंड के हैं, वहाँ चुनाव हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें ऐसा कोई लिंकेज है। ये हमारी इमेजिनेशन की बात है, हम किसी चीज़ को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं राजनीति के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फ़ौज में काफ़ी अरसा काटा है और जो मेरा अनुभव है, जो मेरा तजुर्बा है, मैंने और बाहर की मैंने फ़ौजें देखी हैं, बहुत फ़ौजें मैंने देखी हैं, वहाँ काम किया है। हमारे यहाँ जितना एपॉलिटिकल फ़ौज है वो कहीं नहीं मैं देखता। वहाँ बहुत पॉलिटिसाइजेशन आप हमारे नेबरहुड में ही देख लीजिए। आप श्रीलंका में देख लीजिए, आप बांग्लादेश में देख लीजिए, आप छोटे से मुल्क नेपाल में देख लीजिए, पाकिस्तान की तो बात ही ना की जाए। तो हमारे जो फ़ौजें हैं उसमें कम से कम पॉलिटिसाइजेशन है। और वो कैसे है, क्योंकि वो शुरू से जो हमारे अफसर रहे हैं, जो हमारे सीनियर अफसर रहे हैं, मैं खासकर फौज आर्मी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो एक अच्छा सा ट्रेडिशन छोड़ दिया है। और मैं समझता हूँ कि बारिंग एक टाइम जब एक रक्षा मंत्री कुछ साल पहले बने थे, तो उन्होंने कोशिश की लोगों को उनके नाम के पीछे, उनका जो सरनेम था, उनके सरनेम के पीछे बड़े लोग आगे पीछे हो रहे थे। उसके अलावा मैंने ऐसी कहीं नहीं देखा। तो ये पहली बात है। और मैं एक दूसरी बात जो राहुल ने कही है, वो बात दुरुस्त है। और वो बात ये आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री और आर्टिलरी के बीच में अभी की नहीं है, तो बड़े सालों से चल रही है। जब शंकर रॉय चौधरी बने थे आर्मर्ड कोर, अभी बात क्या चल रही है कि अरे देखिए ये गुरखे इकट्ठे कर लिए हैं, अरे इन्फेंट्री इकट्ठी कर ली है, ये आर्मर्ड कोर वाला चीफ बनने वाला था, इसका पत्ता काट दिया। अब ये बातें जो हैं, ये बातों से पॉलिटिसाइजेशन से ज़्यादा इन बातों से फौज में नुकसान पहुंच रहा है। और हमारे जो सिस्टम है, संक्षेप में उस सिस्टम को करेक्ट, ये जो इमेज बन रही है, ये जो इम्प्रेशन बन रहा है कि ऐसे हो रहा है, इसका नैरेटिव बदलना पड़ेगा। लोगों को समझाना पड़ेगा ये ऐसे क्यों हो रहा है। ये वातावरण जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट की वजह से। अफसर करीम साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी, मेरे पास समय कम है, कि ये जो राजनीतिकरण किया जा रहा है या हो रहा है, और जैसा मेहता साहब ने भी कहा, वो आपकी नज़र में आप किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में एक डिस्कशन करना कि ये चीफ काबिल है कि नाकाबिल है या येस मैन है, ये सब चीज़ें फ़ौज के लिए बहुत गलत है। और ये मैं देख रहा हूँ पूरा एक नॉर्म बन गया है मीडिया से लेकर पॉलिटिशियंस तक, कि ज़रा सी फ़ौज की बात को सब पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका नुकसान होगा हमको। एक ज़माने में जैसा मेहता साहब ने बताया, ये हुआ था पोलराइजेशन, तो उसके बाद 62 में हमें जो भुगतना पड़ा था, तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए कि फिर हम उसी चक्कर में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अफसर करीम साहब, अशोक मेहता साहब, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब, एडमिरल अरुण प्रकाश साहब और राहुल बेदी, आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे मेहमानों का मानना है कि ये जो नियुक्ति हुई है सेना प्रमुख की, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, उसका अधिकार है और उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ नियम और गाइडलाइंस बननी चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह का कोई विवाद इस सर्वोच्च पद को सेना के लेकर के ना हो सके। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।